Dear student, how are you? I am R.P. Singh, an eminent expert educator of chemistry. I shall have taught to you colligative property based on the numericals, but this video based on the Vanta factor for AIMS, NEET, PVT and class 12th. I shall explain the video in both the medium Hindi and English. You understand carefully my video. वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरी वीडियो आप अंत तक सुनें, क्योंकि इस वीडियो में टोटल जो क्वेश्चन हैं वो नीट, एम्स, पीवीटी पर आधारित हैं तथा उस पर पूर्ण फोकस डालते हैं, इसलिए अंत तक सुनिए। चलिए अब मैं आपको एक स्लाइड पर लेकर चलता हूं, उसको देखते हैं। वांट हाफ फैक्टर 1886 वांट हाफ फैक्टर ने एक फॉर्मूला दिया जो प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान पर आधारित था। उन्होंने बताया कि ऑब्जर्व वैल्यू तथा कैलकुलेट वैल्यू के अनुपात को वांट हाफ लॉ कहते हैं या वांट हाफ फैक्टर कहते हैं। ऑब्जर्व वैल्यू एंड कैलकुलेट वैल्यू आपको मैं बताऊंगा, इसको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। आप यहाँ पे इसको सुन लो केवल। ये वांट हाफ फैक्टर चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू जीटा बी। जीटा बी को मैंने यहाँ पे एक्स बी के द्वारा इंडिकेट कर दिया है। इसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं या मोल प्रभाज बोलते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलता हूँ आपको, उसको देखिए। इसको मैं रख लेता हूँ। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी आपकी एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। इसको मैंने पहले पढ़ा दिया है। फॉर्मूला इसका डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, एम मोलल्टी, डेल्टा की बी एलिवेशन कांस्टेंट है ये। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपकी डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, एम मोलल्टी, के एफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पाई इक्वल टू एम आर टी। वांट हाफ फैक्टर को आई द्वारा इंडिकेट करते हैं। आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं? आई इक्वल टू वियोजन संयोजन के बाद विलय के कुल अणुओं की संख्या अपॉन वियोजन संयोजन के पहले विलय के कुल अणुओं की संख्या का अनुपात ही वांट हाफ फैक्टर कहलाता है। इसकी जो वैल्यू है इसको आई द्वारा इंडिकेट करते हैं। इसको आप आगे समझते जाइए। वियोजन संयोजन, वियोजन क्या होता है, संयोजन क्या होता है, इसको डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन कहते हैं। व्हाट इज एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, व्हाट इज द ऑब्जर्व वैल्यू एंड कैलकुलेट वैल्यू, इसको हिंदी में प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान कहते हैं। आगे इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये मेरा हाथ का लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर इसको हल किया है। आई इक्वल टू डेल्टा ओ बी एस ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा कैलकुलेट वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरा, ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। ये सभी के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान क्या होते हैं। ये फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है आई इक्वल टू पाई ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन कैलकुलेट वैल्यू। ऑब्जर्व वैल्यू एंड कैलकुलेट वैल्यू को ही हम आगे देखते हैं। और ऑब्जर्व वैल्यू एंड कैलकुलेट वैल्यू और आप अच्छे से नहीं जानते हैं तो आप कोई भी न्यूमेरिकल इसमें से हल नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको ऑब्जर्व वैल्यू एंड कैलकुलेट वैल्यू दोनों को ही समझना होगा।
इसके अलावा आपको एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन तथा डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये 4 पॉइंट हैं। ये चारों पॉइंट आपको पढ़ने होंगे, समझ गए होंगे आप। डिसोसिएशन नंबर 1, नंबर 2 एसोसिएशन, नंबर 3 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर 4 डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो सबसे पहले हम डिसोसिएशन पर आते हैं। इससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में जो बताया था उसमें हमने किसी आवासशील पदार्थ के बारे में अध्ययन किया था, जैसे यूरिया, सुक्रोज, चीनी। अब यहाँ पर हम एक वैद्युत अपघट्य लेते हैं। वैद्युत अपघट्य डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट, उसका डिसोसिएशन कैसे होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं। इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट चेंज इनटू आयनिक फॉर्म। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है एक NaCl, ये नमक है। अरे इसको पानी में डालते हैं, आयनिक फॉर्म में चेंज हो जाता है Na+Cl में, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये ज़रूरी नहीं है कि NaCl पूर्ण रूप से Na और Cl में टूट जाए। वाटर में कुछ NaCl अपनी फॉर्म में भी रह सकता है। इसी पे आधारित न्यूमेरिकल हैं, उसको आप देखिए। यहाँ पे केवल हम डिसोसिएशन बात करते हैं, वो भी 100% डिसोसिएशन हैं, 100% वियोजन हैं। NaCl डिसोसिएशन 100% इक्वल टू Na+Cl। यहाँ पे देखिए NaCl के कितने अणु हैं, एक, आपको दिखाई पड़ रहा होगा NaCl एक अणु है। और इसका 100% डिसोसिएशन हो जाता है तो Na एक अणु, Cl एक अणु, 1 मोल्स इक्वल टू 2 मोल्स। वैल्यू ऑफ I को मैंने बताया था, आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन के बाद अणुओं की संख्या बटे डिसोसिएशन तथा एसोसिएशन के पहले की संख्या। I इक्वल टू डिसोसिएशन के बाद कितने अणु बने, 2। डिसोसिएशन से पहले कितने अणु थे, 1, तो 2/1 इक्वल टू 2। दीज आर द आंसर। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर। सेकंड एग्जाम्पल है ये MgCl2 इक्वल टू 100% का डिसोसिएशन हुआ Mg+Cl2। 1 मोल है ये, 1 मोल ये, 1 मोल Cl2। MgCl2 का 1 मोल जब किसी विलायक में घुलते हैं तो वह 100% डिसोसिएट हो जाता है। जहाँ MgCl2 एक अणु, वहीं टूटकर एक अणु Mg तथा 2 मॉलिक्यूल Cl2 में वियोजित हो जाता है। MgCl2 वियोजित होने के बाद 3 अणु में विभाजित हो गया। I इक्वल टू 3/1, 3 आंसर। कैसे, ये इससे पहले में भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये है 1 मोल है ये, यहाँ पे Mg 1 मोल, Cl2 2 मोल, 100% डिसोसिएशन हुआ, ये टूट गया। टूटने के बाद ये 1 और 2, 3, यहाँ पर 1 है, ये 3/1 इक्वल टू आंसर। एग्जाम्पल सेकंड है ये Al2 कोष्टक SO4 का होल थ्राइस इक्वल टू, इसको मैं इधर लेता हूँ, ट्वाइस Al प्लस SO4 का होल थ्राइस, 1 मोल, 100% वियोजन हुआ इसका, 2 मोल Al प्लस 3 मोल SO4 का होल थ्राइस। I इक्वल टू 1/2 फैक्टर इक्वल टू 5/1, 5 आंसर। यहाँ पर 100% वियोजन हो रहा है। यदि 100% वियोजन न हो तब वियोजन कैसे होगा उसको आगे देखते हैं। इसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जब 100% वियोजन न हो तो उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला जाएगा। 1 मोल से अल्फा मोल वियोजित हुए, इसको आप देखिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल भी NaCl का ही है। NaCl को भी हम ये देखते हैं कि कैसे इसका वियोजन हुआ। तो NaCl 1 मोल इक्वल टू Na+Cl। इनिशियल स्टेज है ये। इस इनिशियल स्टेज में हमको ये नहीं पता कि Na के कितने अणु,
Cl के कितने अणु प्रेजेंट हैं, क्योंकि NaCl पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हुआ है, कुछ उसमें NaCl के अपने अणु कंपोजिट फॉर्म में भी प्रेजेंट हैं। इसलिए इसको हम देखते हैं MgCl2 Mg प्लस Cl2 इनिशियल, इसका इक्विलिब्रियम हमको ज्ञात करना है। अगला एग्जाम्पल है K4FeCN6 इक्वल टू 4K प्लस FeCN6 1 मोल, इनिशियल स्टेज में 0 0, इसका भी हमको इक्विलिब्रियम ज्ञात करना है। आइए ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, इसको मैं धर लेता हूं। इनिशियल NaCl इक्वल टू NaCl 1 मोल, स्टार्टिंग का पता नहीं कितने मोल टूटे हैं, 0 0। जब पता नहीं है तो उसको हमने अल्फा मान लिया। इक्विलिब्रियम के साथ में जब हम स्टडी करते हैं अल्फा Cl, तो यहाँ पर जो NaCl के जो मोल बचे हुए हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस अल्फा। तो वांटा फैक्टर I इक्वल टू अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। सत्यापन करते हैं, यदि अल्फा की वैल्यू 1 रखने के बाद, यदि अल्फा इक्वल टू 1 रखने पर यहाँ पर रख दो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। NaCl एसोसिएशन 100% जब डिसोसिएट हुआ था तब भी उसकी वैल्यू 2 आई थी, इस समय भी इसकी वैल्यू 2 आई है, राइट आंसर। नेक्स्ट MgCl2 इक्वल टू Mg प्लस Cl2 1 मोल, स्टार्टिंग का पता नहीं कितने मोल डिसोसिएट हुए, Mg 0 Cl2 0 इन द इनिशियल स्टेज। आफ्टर इक्विलिब्रियम सपोज दैट अल्फा Mg अल्फा Cl2 बचे हुए MgCl2 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, I इक्वल टू अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। इसको भी हम सत्यापित कर सकते हैं। अल्फा इक्वल टू 1 रखने के बाद 1 प्लस 2 इक्वल 3। MgCl2 का जो आंसर पहले आया था डिसोसिएशन में वो भी 3 था, इस समय भी 3 है, आंसर कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो ये सत्य है। आगे आपको ले चलता हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड पर, उसको देखते हैं। एसोसिएशन संयोजन, अब हम एसोसिएशन पर आते हैं, उसके बाद डिग्री ऑफ एसोसिएशन पर आएंगे। तो आपस में मिल जाना संयोजन कहलाता है। जैसे एसिटिक अम्ल के 2 अणु बेंजीन में जाकर एक अणु में बदल जाते हैं, इस क्रिया को डाइमराइजेशन कहते हैं। इस क्रिया में I का मान हमेशा 1 से कम रहता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डाइमराइजेशन हो सकता है, ट्राइमराइजेशन हो सकता है, टेट्रामराइजेशन हो सकता है। तो बेंजीन के इसमें एसिटिक अम्ल के 2 अणु जब हम बेंजीन डालते हैं और फिर आप बेंजीन में हाथ डाल के देखेंगे तो मालूम पड़ा एक ही हमारे हाथ में आया है। ये क्या हुआ, इसी प्रोसेस को एसोसिएशन कहते हैं, मिल जाना। ट्राइमराइजेशन यानी 3 मॉलिक्यूल्स मिल करके 1 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। 3A इक्वल टू A3, 3 मॉलिक्यूल्स 100% संयोजन हो गया। I इक्वल टू 1/3। I की वैल्यू हमेशा ही 1 से कम आती है। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पर इसको देखेंगे। ये मैंने खुद हल करके दिखाया है, इसको देखिए। एसिटिक अम्ल का संयोजन है ये। एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COOH। एसोसिएशन 100% है। ये इस प्रकार 2 मॉलिक्यूल चिपक करके एक मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। यहाँ पर ये हाइड्रोजन है,
यहाँ पे हाइड्रोजन एटम बॉन्ड है ये। अब यहाँ से आपको दो वैल्यू मिलती हैं। ये क्या है? ऑब्जर्व वैल्यू है। ये क्या है? कैलकुलेट वैल्यू है आपकी। ऑब्जर्व वैल्यू क्या है? इसको हिंदी में प्रायोगिक मान बोलते हैं। प्रायोगिक का मतलब ये कि आपने यहाँ पे प्रैक्टिकल किया, आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके मालूम पड़ा कि मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड बेंजीन में डाले थे, परंतु हो गया कितना? 1। तो ये आपको आफ्टर एक्सपेरिमेंट आपको मालूम पड़ा। तो 2 मोल्स यहाँ पर आप देखिए, I इक्वल टू ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बना कितना? 1। यहाँ पर आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड हैं। आप प्रायोगिक मान बटे ये वैल्यू आप रखेंगे 1/2, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। I इक्वल टू, ये आपका फॉर्मूला है, I इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन कैलकुलेट वैल्यू, प्रायोगिक मान बटे सामान्य मान। इसको आप समझते जाइए। इसके बाद आप आएंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन पे। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन को देखते हैं कि ये क्या है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन ये उसी से ही जुड़ी हुई चीज़ है। वहाँ पे डिसोसिएशन था, यहाँ पे एसोसिएशन है, संयोजन की मात्रा। यहाँ पे वही एग्जाम्पल है, 2 मॉलिक्यूल हैं एसिटिक एसिड के, 2CH3COH, चेंज कितने में हो गया? 1 में। वही बात निकल के आती है यहाँ पर। इनिशियल स्टेज में हमको ये नहीं पता क्या ये दोनों पूर्ण रूप से उसमें कोलिगेट अटैच कर जाते हैं, कोलिड कर जाते हैं, कोलिजन करके एक बन जाता है। ये हमको 100% पता नहीं है। इसको तो हमको एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। आप यहाँ पर देखिए, इनिशियल मैंने इसको 1 मोल मान लिया है। आप इसको मान लीजिए 1 मोल। वैसे आपको ये दिखाई पड़ रहा है 2CH3COH 2 मॉलिक्यूल हैं, परंतु मैंने इसको 1 लिख दिया है। अभी इसकी वैल्यू निकल के आएगी। आप कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है आपको। अभी इसकी वैल्यू एक्यूरेट निकल के आ जाएगी। तो 2 मॉलिक्यूल्स CH3COH चेंज इनटू 1 मॉलिक्यूल्स, जब 2 1 में चेंज हो जाते हैं हमको पता नहीं। तो इसलिए जब 2 चेंज में, यानी 2 मॉलिक्यूल्स चेंज इनटू 1 मॉलिक्यूल्स, यानी इसका आधा। तो यदि अल्फा मॉलिक्यूल निकलते हैं, 1 मॉलिक्यूल हम मानते हैं, 1 मॉलिक्यूल से 1 अल्फा निकलता है, यहाँ 2 से 1, तो अल्फा निकलता है तो कितने हो जाएंगे? अल्फा अपॉन 2। 2 मॉलिक्यूल से 1 अल्फा निकला तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? अल्फा अपॉन 2, जस्ट इसका आधा। 2 मॉलिक्यूल्स चेंज इनटू 1, हमको पता नहीं क्या है। तो इक्विलिब्रियम में इसको हम जाते हैं तो अल्फा अपॉन 2 जस्ट इसका आधा है, तो यहाँ ही आधा हो जाएगा। यहाँ पे जो कितने बचे? 1 माइनस अल्फा। I इक्वल टू निकाल लो, I माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1, I माइनस अल्फा अपॉन 2। आंसर ट्राइमर 3x इक्वल टू x3। इनिशियल स्टेज में हमको पता नहीं, 0। इक्विलिब्रियम में 1 माइनस अल्फा इक्वल टू ये अल्फा अपॉन 3, I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 3, I इक्वल टू 1 माइनस 2 अल्फा अपॉन 3। यहाँ पर आप इसको देखिए, संयोजन में I का मान, सूत्र I लेस देन 1, I इक्वल टू, ये पहले ही मैं इसको बता चुका हूँ, प्रायोगिक मान बटे सामान्य मान। प्रायोगिक मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वियोजन के बाद अणुओं की संख्या, सामान्य मान वियोजन के पहले अणुओं की संख्या। यहाँ पर ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की यहाँ पर देने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले ही पढ़ चुकी हैं। फिर आपने यहाँ पे चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दे दी। आप इनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, बार बार यही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। तो यहाँ पे आनी चाहिए, क्योंकि ये सॉल्यूशन का चैप्टर है और बेस्ड इसके ऊपर है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। बांटा फैक्टर भी बेस्ड ऑन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वाष्प दाब का अवनमन है P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू जीटा V इंटू आई। केवल कुछ भी नहीं करना है आपको, बांटा फैक्टर I उसकी जो वैल्यू है उससे आपको यहाँ गुणा कर देना है। सेकंड, क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा TV
इक्वल टू KB इंटू M इंटू आई। 3 हिमांक का अवनमन डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M इंटू आई। 4th वाष्प दाब पाई MRT इंटू आई। ये यहाँ तक जो है वन एंड हाफ फैक्टर की थ्योरी एंड फॉर्मूला ख़त्म होता है। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल कंप्लीटली बेस्ड ऑन द वन एंड हाफ फैक्टर। तो इसको अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जो न्यूमेरिकल बनते हैं उनको दूंगा। तब तक आप इन जो ये फॉर्मूला है इस वीडियो में उसको आप पूर्ण रूप से पढ़िए, क्योंकि वो न्यूमेरिकल इन्हीं फॉर्मूला पर आधारित होंगे। तब तक के लिए स्टे एट द होम, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, मेंटेन द सोशल डिस्टेंस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।